जी नमस्कार। आज पुनः आप सभी का एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। पिछले दिनों एक बुलेटिन जारी हुआ था एफपीओ के बारे में, तो काफ़ी किसानों ने कॉल किया। उनकी उत्कंठा थी कि एफपीओ का पंजीकरण कराया जाए, लेकिन किस एक्ट में कराया जाए और कौन सा एक्ट ज़्यादा लाभकारी रहेगा, इस संबंध में अनेक कॉल आए। मुझे लगा कि आप सब किसानों का, उद्यमियों का भली भांति मार्गदर्शन करना बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज सोचे कि एक वीडियो आपको जारी कर बताया जाए कि कौन से एक्ट आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। दरअसल किसान उत्पादक संगठनों को किसी अन्य संस्थानों से लाभ अर्जित करने या संसाधन जुटाने या फिर किसी तरह के विधि मान्य अनुबंध निष्पादित करने सहित विविध प्रकार के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी न किसी सुसंगत धारा के अधीन पंजीकृत होना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी नहीं, इसको अनिवार्य ही कहिए। हाँ, विधिक संरचना के चयन यानी पंजीकरण के पूर्व कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो आगे चलकर वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। जैसे जब भी किसी एक्ट में पंजीकरण कराने जाए तो ध्यान रखें कि क्या उस एफपीओ द्वारा जो अर्जित लाभ होगा या सुविधाएं होगी, इसके अंतर्गत सभी शेयर धारकों तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी ना, इसको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा एक ये जरूरी है कि समय, श्रम व उपलब्ध संसाधन की दृष्टि से उक्त एक्ट में पंजीकरण करना ज़्यादा जटिल तो नहीं है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हमारा जो भी एक्ट में, जिस एक्ट में हम पंजीकरण करने जा रहे हो, उसको ध्यान रखना है कि वो विधिक स्वरूप ऐसा हो कि सभी शेयरधारकों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करता हो, पूंजी एकत्र करने में सहायक हो, या कारोबार के असीमित विकास व विस्तार की असीमित संभावनाएं हो, और इसके अलावा लोकतांत्रिक विधि से अपने संगठन का संचालन हो सके, इसको ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं जिनके अधीन हम लोग पंजीकरण करा सकते हैं। जैसे ध्यान आपको कुछ बिंदुओं पर दिलाना चाहेंगे कि किस एक्ट में करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा अपने एफपीओ का पंजीकरण। जैसे एक एक्ट है, हमें ध्यान रखना है कि प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन के ध्यान में रखते हुए अगर पंजीकरण एक्ट का चयन करें तो हमें आसानी होगी एक्ट के चयन में। जैसे एक चयन एक्ट है धारा 8 यानी कंपनी एक्ट की धारा 8 के तहत भी पंजीकरण कराते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसे कंपनी का चयन, ऐसे कंपनी स्थापित हो जाएगी जो गैर लाभकारी हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई एफपीओ ऐसा या किसान जैसा काम करना चाहे जो गैर लाभकारी हो, तो मुझे लगता है कि इसमें करना उचित नहीं होगा। दूसरा एक होता है समिति, जैसे सोसाइटी बनती है, देखते हैं कि कंपनी एक्ट से जो पंजीकरण होता है, जैसे सोसाइटी एक्ट से होता है, जैसे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे धर्मार्थ संगठन होते हैं, साहित्यिक संगठन होते हैं। ये लोग इनका काम सेवा करना होता है, इनको लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस एक्ट में पंजीकरण कराना यानी 1860 के तहत पंजीकरण कराना उचित नहीं होगा। एक तीसरा एक न्यास का आता है, इसमें धर्मार्थ संगठन आते हैं या सामाजिक कार्यों के लिए बहुत सारे संगठन होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम जो काम करने जा रहे हैं लाभ के लिए करने जा रहे हैं, तो हमें समाज सेवा के लिए केवल नहीं बैठे हुए हैं, हमें लाभ अर्जित करने हैं, हमें कारोबार के विस्तार करने हैं। तो ऊपर जो 3 एक्ट आपको बताए वो मुझे नहीं लगता है कि आप पर सूट बैठते होंगे। तो 2 चीज़ मेरे जहन में आता है कि इस पर विचार करें तो आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। ये दोनों एक्ट में चयन करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। हमें कुछ पैरामीटर की बात कर लेते हैं। जैसे एक एक्ट है सहकारी एक्ट यानी कोऑपरेटिव एक्ट है, दूसरा है उत्पादक कंपनी एक्ट, जो अभी जो आपने देखा भी है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन जो पंजीकरण हो रहा है, और कोऑपरेटिव एक्ट, दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं,
उस पर गौर करें तो दोनों में से हमें दोनों अच्छा चीज़ है, दोनों में से किसी एक का चयन करना आपके लिए आसान होगा। तो तब जब हम कुछ पैरामीटर के बारे में जान सकें, जैसे पैरामीटर पहला है पंजीकरण। सहकारी एक्ट के अंतर्गत यानी कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकरण कराते हैं तो वो सहकारी अधिनियम बोलता है उसको, सहकारी समिति अधिनियम। हर राज्य में अलग अलग नाम उसका हो सकता है। और उत्पादक कंपनी यानी अपने एफपीओ काम कराते हैं पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। तो ये है कि टोटल एक कंपनी बन जाती है और इसमें भी कारोबार की विस्तार की अपार संभावनाएं रहती हैं। प्रयोजन इसमें जो रहता है, हम पैरामीटर की बात करें प्रयोजन का, तो सहकारी समिति में प्रयोजन एक ही रहता है, एकल प्रयोजन रहता है। जैसे ये समिति या ये एफपीओ सब्जी पर काम कर रहा है या फल पर काम कर रहा है, एक दो प्रयोजन हो सकते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट से अपने एफपीओ का पंजीकरण कराते हैं तो बहुप्रयोजन होगा, आप डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। इसमें असीमित संभावनाएं रहती है और विविध प्रकार के जो क्लस्टर अलग अलग चीज़, चाहे मत्स्य का हो या फिर बकरी का हो या फिर आपको मधुमक्खी का हो, ये तमाम तरह के अलग अलग प्रयोजन से जुड़े लोग अपना अलग अलग कार्य कर सकते हैं, यानी बहुप्रयोजन होता है इसमें। अपने एफपीओ का पंजीकरण हम कराते हैं, परिचालन क्षेत्र के पैरामीटर की बात करते हैं तो इसमें सहकारी एक्ट के तहत कराते हैं तो इसमें सीमित रहता है परिचालन क्षेत्र। एक जिला हो सकता है, एक खास क्षेत्र हो सकता है, या वो समिति जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तय करता है कि कहाँ क्षेत्र हमारा क्षेत्र हो। लेकिन कंपनी एक्ट के तहत अपने एफपीओ का पंजीकरण कराते हैं तो इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होता है, यानी हमें अपने कारोबार के विस्तार के विकास की पूरे देश में अपार संभावनाएं रहती है। हमारा कार्य क्षेत्र पूरा देश होता है। अब आते हैं एक पैरामीटर है सदस्यता पर। सहकारी एक्ट के तहत अपने एफपीओ का पंजीकरण कराते हैं तो एक व्यक्ति उसमें रहता है और जो शेयरधारक बनता है या कोई एकल संगठन है वो शेयरधारक बनता है, सहकारी संगठन जो होता है। लेकिन कंपनी एक्ट के तहत अगर पंजीकरण कराते हैं तो कोई भी उत्पादक जो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन करता है या कोई क्लस्टर है, संघ है, वो हमारे एफपीओ का शेयरधारक बन सकता है, वो जुड़ सकता है। पांचवा एक पैरामीटर की हम बात करते हैं, एक पैरामीटर है शेयर यानी हिस्सा। तो यानी सहकारी एक्ट के तहत अगर हमारी कंपनी का पंजीकरण होता है तो इसमें जो शेयर होगा गैर कारोबारी होगा, कारोबारी नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर कंपनी एक्ट के तहत हमारे एफपीओ का पंजीकरण होता है तो गैर कारोबारी तो होगा लेकिन एक हस्तांतरण नहीं होगा। हम एक दूसरे को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं सब मूल्य पर, यानी अपने सदस्यों के बीच हम अपने उस शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा लाभ की साझेदारी की जहाँ तक बात है, अगर हम इस पैरामीटर पर ध्यान दें तो कंपनी एक्ट के तहत अगर पंजीकरण हमारा होता है तो व्यवसाय के अनुरूप, उसकी मात्रा के अनुरूप हम अनुपातिक रूप से सभी शेयरधारकों को बराबर लाभ मिलता है उसके शेयर के अनुसार। लेकिन वहीं अगर सहकारी एक्ट में होता है तो लाभांश, शेयरों पर जो लाभांश होता है बहुत ही सीमित होता है। वो हम वोट राइट की बात करें यानी मताधिकार की बात करें तो कंपनी एक्ट में एक सदस्य एक वोट देता है, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि वही लोग वोट देंगे जो वास्तव में कंपनी के माध्यम से कारोबार करते हैं। लेकिन हम सहकारी एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ एक सदस्य है एक वोट देगा, लेकिन इसमें जो सरकार के जो अधिकारी होते हैं, जो पंजीयक होते हैं, उनके पास वीटो पावर आता है। यानी कि किसान जो चाहे करना चाहें तो उनकी मनमर्जी वहाँ नहीं चलती है, वो वीटो पावर आता है। गवर्नमेंट के अधिकारी जो रहते हैं उनके वीटो पावर के अनुसार ही आपको चलना होता है। एक 8वां पैरामीटर की बात करें, सरकारी नियंत्रण कैसा रहता है। तो सरकारी नियंत्रण की बात करें तो ये सहकारी एक्ट में जो एफपीओ का अगर पंजीकरण कराते हैं तो उसमें काफ़ी हस्तक्षेप रहता है गवर्नमेंट का, राज्य सरकारों का, और एक सीमा तक हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन वहीं अपने एफपीओ का हम पंजीकरण कराते हैं
कंपनी एक्ट के तहत उसमें जो हस्तक्षेप होता है वो सीमित होता है और संवैधानिक अपेक्षाओं तक ही सीमित रहता है। यानी इसमें यहाँ पर किसानों की, उद्यमियों की, निवेशकों की, शेयरधारकों की पूरी आज़ादी रहती है, पूरी स्वायत्ता रहती है। और स्वायत्तता की दायरा की बात करें अगर, तो जो कंपनी एक्ट के तहत होता है वो एफपीओ का कार्य संचालन और शेयरधारक कार्यविधि वो पूर्णतः स्वायत्त रहता है। केवल अधिनियम के प्रावधान के अंदर तो स्वशासित होना चाहिए, लेकिन सहकारी एक्ट के तहत पंजीकरण कराते हैं तो वास्तव में इसमें स्वायत्तता का दायरा बहुत ही सीमित रहता है। तो इसको ध्यान में रखना होगा इस सब चीज़ को। एक 10वां चीज़ के बारे में बात करें आपको कि कंपनी एक्ट के तहत अगर पंजीकरण कराते हैं तो प्रारक्षित निधियां जो होती है उसको प्रत्येक साल आपको रखनी होती है, वो अनिवार्य होती है। लेकिन वहीं सहकारी एक्ट के तहत अनिवार्य नहीं होती है, प्रारक्षित निधियों को रखना। लाभ होता है तो रखा जाता है, नहीं तो नहीं रखा जाता है। एक बात और है कि हम एक पैरामीटर की बात करते हैं उधार लेने की शक्ति पर। तो उधार लेने की शक्ति में सहकारी एक्ट में होता है कि उसके बहुत ही नियम, बहुत सीमित दायरे उसके होते हैं। उसके लिए पंजीयक की अनिवार्य होती है लोन लेने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती है अगर अपने एफपीओ का हम पंजीकरण कंपनी एक्ट के तहत कराते हैं। तो इसमें हम सब तय करते हैं कि हाँ इतना उधार लिया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है, वो या 10 लाख है तो उसको 20 लाख किया जा सकता है, वो आम सभा ही तय करती है। यानी यहाँ पर इस मामले में काफ़ी स्वतंत्रता रहती है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अन्य कॉरपोरेट घरानों से या बिजनेस घरानों से, अन्य संगठनों से हमारा लेन देन कैसा रहता है या कैसे संबंध रहते हैं अपने एफपीओ के। तो उसके लिए आप देखें पैरामीटर की, अगर सहकारी एक्ट के तहत हमारे पंजीकरण अगर हुआ है हमारे एफपीओ का, तो लेन देन पर आधारित, उनके साथ बाहरी लोगों से संबंध केवल लेन देन पर आधारित होते हैं। लेकिन यहाँ जैसे कंपनी एक्ट में कराते हैं तो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता रहती है और विविध प्रकार के उत्पादक लोगों से आप संबंध बना सकते हैं। उत्पादक निकायों से, एजेंसियों से, क्लस्टर से संबंध बनाए सकते हैं और कॉर्पोरेट घरानों से संबंध बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ अपार संभावनाएं रहती है। तो ये सब कुछ आपको पैरामीटर बताएं ताकि आप समझ सकें कि कंपनी एक्ट से पंजीकरण कराना ज़्यादा बेहतर होगा या फिर सहकारी एक्ट से। बातचीत से आपको लगा होगा कि जहाँ तक हर मामले में सहकारी एक्ट से पंजीकरण कराने पर उसके दायरे सीमित होते हैं। पंजीयक का उसमें वीटो पावर रहता है, हर चीज़ के लिए अनुमति लेनी पड़ती है और उनको इंटरफेयर रहता है। जबकि इन सब चीज़ों से कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण कराने से इन सब चीज़ों से आपको छूट मिल जाती है और अपने कारोबार का विस्तार, विकास आप पूरे देश में कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि आप अपने एफपीओ का पंजीकरण कराएंगे तो आपके आवश्यकता की पूर्ति होगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, एफपीओ का विकास और विस्तार होगा और आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं बरकरार रहेंगी। जाहिर है कि इन सब आज की वीडियो से समझने के पश्चात आपके मन की बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी, आपको इसके बारे में बेहतर समझ विकसित होगी और साथ ही साथ जब आप अपने एफपीओ का पंजीकरण कराने जाएंगे तो इस बातों को अपने आपके जब जेहन में होगी तो आप इसमें से बेहतर एक्ट का चयन कर उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि एफपीओ से संबंधित आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। आपके अगर कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें और अगला वीडियो आप कैसा चाहते हैं एफपीओ से संबंधित आपको मिले और निरंतर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।